हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम स्कूल। आज जो है हम एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे ताकि हमें सीटेट की जुलाई की परीक्षा जो है वो हम इजीली दे पाए और हमारा एक जो है क्विक रिवीजन भी हो जाए। ये मैंने बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत छोटे रूप में जो है वो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट बनाए हैं ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जो है वो कर सकें। ये क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन है हमारा चलो चले स्कूल। इसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो किन किन साधनों से किस किस तरीके से जो है वो स्कूल पहुंचते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साधनों का वो प्रयोग करते हैं और जिससे वो स्कूल पहुंचते हैं। तो जो सामान्य क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं वो सीमेंट के पुल का इस्तेमाल करके स्कूल पहुंचते हैं और लद्दाख में जो है स्कूल पहुंचने के लिए, स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है और आसाम में बांस और रस्सी से बने हुए पुल का जो है इस्तेमाल करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट है आपका वल्लम। वल्लम क्या है? एक छोटी नाव है जिसका प्रयोग केरल में किया जाता है और ये किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लम क्या है? वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग केरल में किया जाता है। और केरल में एक लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? वल्लम। नेक्स्ट है आपका ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। जैसा कि सभी को पता है कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है और जो वहाँ की रेतीली मिट्टी को जो है यानी कि रेत को जो है वो सहन कर सकता है। सिर्फ एक ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो बहुत गर्म रेत में भी चल सकता है। तो इसीलिए वहाँ के बच्चे जो है, राजस्थान के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है मैदानी इलाकों में और जहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि उत्तराखंड, वहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों का प्रयोग करते हैं। मतलब वो पैदल पैदल चलकर भी स्कूल जो है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 कान कान में। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके हर जानवर में, हर पशु पक्षियों में जो है वो कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ के कान हमें दिखाई देते हैं और कुछ के कान हमें दिखाई नहीं देते। कुछ जानवरों की आंखें सर पर होती हैं, कुछ जानवरों की आंखें सर के सामने की साइड होती हैं। तो इस तरह की बातों के बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो ऐसे जानवर या ऐसा कौन है जिसके सर पर आंखें होती हैं और कान की जगह पर छेद होते हैं और पंखों से ढके होते हैं? तो ऐसा किसके पास होता है? पक्षी। जो पक्षी होते हैं उनकी सर पर आंखें होती हैं और उनके कान जो है हमें दिखाई नहीं देते। वो बिल्कुल एक छेद की तरह होते हैं और उनके कान जो है पंखों से ढके हुए होते हैं। उदाहरण के लिए आप जानवर में ले सकते हैं छिपकली, मगरमच्छ। मगरमच्छ की आंखें जो होती हैं वो सर पर होती हैं और उसके कान भी हमें दिखाई नहीं देते। बाकी पक्षियों में तो सभी कौवा, चील, गौरैया, ये सभी जो हैं वो पक्षी हैं और इन सभी के कान जो है वो हमें दिखाई नहीं देते और जो इनकी आंखें होती हैं वो सर पर होती है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जानवरों की त्वचा पर जो डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, वो किस कारण होता है? तो उनके वो बालों के कारण होता है कि बालों की वजह से जो है हमें हर जानवर की त्वचा पर एक अलग डिज़ाइन और एक अलग पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं। तो जिनके हमें कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, पंख नहीं बाल होते हैं, वो क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉग और कैट। जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते अर्थात उनके कान जो है वो बाहर नहीं होते और हमें दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि वो बाहर नहीं होते तो हमें दिखाई भी नहीं देते। वो या तो बालों से या फिर पंखों से जो है वो ढके रहते हैं। वो क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। वो बच्चों को जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली, पक्षी। नेक्स्ट है आपका पाठ 3 नंदू हाथी। इसमें एक छोटा बच्चा है नंदू, हाथी का एक छोटा बच्चा है नंदू, जिसके ज़रिए हमें ये बताया गया है कि हाथी जो है वो किस किस तरीके से रहते हैं, क्या वो खाते हैं और उनकी क्या दिनचर्या है। उसको जो है वो नंदू हाथी की स्टोरी के थ्रू जो है वो बच्चों को बताया गया है। तो जो इसमें हाथियों का जो झुंड होता है उसका जो सरदार है वो सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है। नर जो है उसका सरदार नहीं होता, क्योंकि
हाथियों का झुंड जो होता है उसमें सिर्फ मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं, उसमें नर वयस्क हाथी जो है वो नहीं होते। तो इसी वजह से जो हाथियों का झुंड है उसकी जो सरदार है वो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है। और 14-15 वर्ष की आयु में जो है हाथी, नर हाथी जो है वो झुंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि वयस्क हो जाते हैं और तो फिर वो झुंड को छोड़ देते हैं। बस जब तक वो बच्चे होते हैं तभी तक जो है वो उस झुंड में रहते हैं। तो एक वयस्क हाथी जो है वो एक दिन में कितना खाता है? देखिए, वैसे तो अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको 100 kg से ज़्यादा मिलेगा, बट एनसीईआरटी बुक में जो है वो 100 kg ही दिया गया है कि एक वयस्क हाथी जो है वो एक दिन में 100 kg 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। तो आपको अपनी एग्ज़ाम में जो है जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है उसी को ही मार्क करना है, क्योंकि सीबीएसई जो है उसी को ही करेक्ट मानेगा। तो नेट पर मत जाइएगा, क्योंकि नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 100 kg से ज़्यादा आंसर मिलेगा। पर एनसीईआरटी बुक में जो है वो 100 किलोग्राम दिया गया है कि वयस्क हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। लेकिन वो सोता जो है वो बहुत कम है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। और जो नंदू हाथी है वो छोटा है, उसमें बताया, स्टोरी में बताया गया वो 3 महीने का है और उसका वजन कितना है? 200 किलोग्राम, 200 kg उसका जो है वो वेट है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक हाथी का 3 महीने का बच्चे का वजन, हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 200 किलोग्राम। हाथी को जो है वो किस में खेलना पसंद होता है? हाथी को जो है वो कीचड़ में खेलना पसंद होता है। और किस वजह से वो कीचड़ में खेलता पसंद करता है? क्योंकि उसको उसमें खेलने से, मिट्टी में, कीचड़ में खेलने से उसकी त्वचा को ठंडक मिलती है। तो इसी वजह से उसे जो है कीचड़ में या मिट्टी में खेलना जो है पसंद होता है। नेक्स्ट है फिर आपका कान का प्रयोग। अब हाथी जो है, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो वो अपने कानों का जो है वो यूज़ क्या करता है? अपने कानों का क्या प्रयोग है उसका? उसके कान इतने बड़े बड़े होते हैं और उसका शरीर भी इतना बड़ा होता है, तो इसीलिए उसके पास कान भी इतने बड़े होते हैं। तो वो अपने बड़े कानों से जो है वो अपने शरीर को, अपने आप को हवा करने का काम करता है। तो अपने, जब उसको गर्मी लगती है तो वो अपने कानों से ही जो है खुद को हवा करता है, जिससे उसकी त्वचा को, उसके शरीर को जो है वो ठंडक मिल सके, यानी कि स्वयं को ठंडा रखने के लिए वो अपने कान का प्रयोग करता है। और कान का प्रयोग वो खुद को हवा करने के लिए करता है। और एक झुंड में सदस्य कितने होते हैं? एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं, जिसमें मादा हाथी रहती हैं और कुछ बच्चे रहते हैं। और बच्चे जो हैं वो 14-15 वर्ष की आयु के बाद झुंड को जो है वो छोड़ देते हैं, उसके बाद से वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट लेसन 4 है पार्ट 4, अमृता की कहानी। अमृता की कहानी में बताया गया कि अमृता जो है वो एक खेजाड़ी गांव में रहती है। और खेजाड़ी गांव जो है वो कहाँ है? वो राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर के पास है। तो क्वेश्चंस सीटेट में जो है अक्सर इस तरह के आ जाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि खेजाड़ी गांव कहाँ है? खेजाड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में है। और जोधपुर कहाँ है? जोधपुर भी राजस्थान में है। तो खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। तो अमृता का निवास स्थान खेजाड़ी गांव है। और खेजाड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में, जोधपुर के पास। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर जो है वो किस तरह के होते थे? खेजाड़ी गांव में जो है 300 साल पहले घर जो है वो लकड़ी के होते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत रहती है तो वहाँ पर जो है लकड़ी के घर बनते थे। खेजाड़ी में लोग रहते थे, कौन लोग रहते थे? मतलब खेजाड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? विश्नोई कहा जाता था। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? खेजाड़ी पेड़। राजस्थान में देखिए पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो वहाँ पर मोस्टली जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कम पानी में ही जीवित रहते हैं। तो खेजाड़ी भी उनमें से एक ऐसा ही पेड़ है जो कम पानी में जीवित रह सकता है। खेजाड़ी पेड़ की जो लकड़ी है उसमें कभी भी कीड़ा जो है वो नहीं लगता, यानी कि कीड़ा उसको खराब नहीं करता। और उसकी छाल का इस्तेमाल जो है वो दवा बनाने के लिए किया जाता है। और उसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। और उसकी पत्तियां जानवरों का चारा भी थी। मतलब खेजाड़ी पेड़ जो है वो हर तरीके से यूज़फुल है। उसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, उसकी छाल से दवा बनाई जाती है और उसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। और उसकी पत्तियां जो हैं वो जानवर एज ए चारा जो है वो खाते हैं।
नेक्स्ट है आपका पार्ट 5 लेसन 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। इस चैप्टर में मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है कि मधुमक्खियाँ किस तरीके से रहती हैं, क्या क्या काम करती हैं। अनीता कहाँ रहती थी? तो अनीता रहती थी बेचाहा गांव में। और बेचाहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर जिले में। अंडे कौन देता है? अंडे जो है वो रानी मक्खी देती है। मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मधुमक्खियों में एक ही रानी होती है, मतलब जो उनका छत्ता रहता है उन सभी मधुमक्खियों में सिर्फ एक ही मधुमक्खी रानी होती है जो अंडे देती है, और जीवन काल उसका रहता है 3 वर्ष का। नर मधुमक्खियां जो हैं वो कुछ होती हैं, मतलब नर मधुमक्खियों की संख्या जो है वो कम होती है, और कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियां भी होती हैं। और मादा श्रमिक मधुमक्खियों का काम क्या रहता है? वो मोम पैदा करती हैं, छत्ता बनाती हैं, छत्ते की सफाई करती हैं, सुरक्षा करती हैं, फूलों को खोजती हैं, रस एकत्रित करती हैं, रस से शहद बनाती हैं और अंडों की देखभाल करती हैं। मतलब सारा काम जो है वो श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं, और रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि अंडे कौन देता है? मधुमक्खियों के छत्ते में अंडे कौन देता है? रानी मधुमक्खी, रानी और श्रमिक मधुमक्खी। तो आपको सिर्फ इसमें रानी मधुमक्खी ही जो है वो टिक करना है, क्योंकि सिर्फ रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं फरवरी के माह में। और मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर माह में। और इसीलिए मधुमक्खियों के पालन का जो उचित समय है वो अक्टूबर से दिसंबर तक है, पर आप उसको लिंक फरवरी तक भी कर सकते हैं, पर जो सही बिल्कुल समय है वो इसका अक्टूबर से दिसंबर माह है, क्योंकि उसी दौरान जो है इनका रिप्रोडक्शन टाइमिंग रहती है। नेक्स्ट है आपका लेसन 6 पार्ट 6 ओमना का सफ़र। इस कहानी में ओमना जो है वो एक लड़की है और वो जो है घूमने जा रही है। इसमें बताया गया है कि वो ट्रेन से जा रही है, तो उसको रास्ते में जो भी जगह आती है वो उन सब के बारे में अपनी डायरी में नोट करती रहती है। वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ पर क्या क्या फेमस है, वो उन सब चीज़ों को अपनी डायरी में नोट करती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो है बताया गया है कि किस जगह पर क्या फेमस है। इसको ओमना की कहानी के थ्रू जो है वो बच्चों को बताया गया है। तो ओमना जो है वो ट्रेन से जा रही है। ओमना कच्छ में गांधी धाम से, ट्रेन जो है वो कहाँ से चली? कच्छ में गांधी धाम से। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। और गांधी धाम कहाँ है? गांधी धाम भी गुजरात में ही है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि, ये सब जो है वहाँ के प्रसिद्ध खाना है। वलसाड़ व अहमदाबाद कहाँ है? ये दोनों भी गुजरात में है। तो सीटेट में हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर आता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो इसको तो आप अच्छे से जो है वो लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जो है कौन सी जगह कहाँ पर है, और जिन जगहों के नाम का वर्णन जो है वो एनसीईआरटी बुक में किया गया है उसको तो अच्छे से रट लीजिए। कोझीकोड कहाँ है? कोझीकोड जो है वो केरल में है। नेक्स्ट है पार्ट 7 खिड़की से। तो ये जो ओमना का सफ़र था ये उसी से ही रिलेट करता हुआ चैप्टर है। इसके अगला चैप्टर भी उससे रिलेट करता हुआ है। वो चैप्टर ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसको अलग अलग चैप्टर्स के नाम दे दिए गए हैं, पर कहानी जो है वही ओमना की ही इसमें चल रही है। मडगांव कहाँ स्थित है? मडगांव जो है वो गोवा में है। और गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं? तो गोवा में केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। कोझीकोड कहाँ स्थित है? कोझीकोड मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझीकोड को और किस नाम से पुकारा जाता है, या कोझीकोड को हम और क्या कहते हैं? कैलीकट। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? कहाँ कहाँ से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ है? केरल में।
अब आगे इस चैप्टर में दिया गया है कि किस किस राज्य में कौन कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी। वैसे तो जो है वो कोंकणी मेन लैंग्वेज तो गोवा की है, लेकिन ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के कुछ हिस्सों में जो है वो बोली जाती है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। अब ये देखिए, वैसे तो मराठी जो है मेन भाषा जो है वो महाराष्ट्र की है, लेकिन ये गोवा, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। और गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी जो है वो कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेसन है 8, पार्ट 8, लेसन 8, नानी के घर तक। अब इसमें बताया गया है कि ट्रेन की टिकट पर क्या विवरण है, यानी कि ट्रेन की टिकट पर क्या क्या डिटेल रहती है, ताकि बच्चों को पता चल सके। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में। तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, दूरी किलोमीटर में, किराया, बर्थ। ये मैचिंग में भी आपको दे सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फेरी क्या होती है? फेरी एक छोटी नाव होती है जो केरल में प्रयोग होती है। मतलब यानी कि केरल में एक छोटी नाव को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केरल में एक छोटी नाव को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उत्तर क्या होगा उसका? फेरी। या फिर ये भी आ सकता है कि फेरी क्या है? फेरी एक नाव है जो कि केरल में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 9, लेसन 9 है बदलते परिवार। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें ये बताया गया कि जिस तरीके से जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की पूरी दिनचर्या में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। पहले की लाइफस्टाइल कुछ और होती है, और जब बच्चे आ जाते हैं तो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो दिनचर्या जो है वो परिवार की बदलती चली जाती है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 10, लेसन 10, हुतुतु हुतुतु। इसमें जो है कबड्डी के बारे में डिटेल दी गई है। इसमें बताया गया है कि कबड्डी को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भाषा में जो है वो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो कुछ जगह पर इसको चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छूकिट, कबड्डी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कबड्डी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये सारे ऑप्शन दे देगा, लास्ट में दे देगा ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए आप इसको जो है वो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मेन टॉपिक है इसमें कर्णम मल्लेश्वरी। इसको तो अच्छे से रट लीजिए, इसमें से हर साल जो है वो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश में। और कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? वो एक वेट लिफ्टर है, यानी कि वो वेट उठाने का काम करती हैं। और उनके पापा क्या करते हैं? उनके पापा जो है वो एक हवलदार हैं। और मल्लेश्वरी ने वेट यानी कि भार उठाना जो है वो कब शुरू किया, किस आयु में शुरू किया? तो जब वो 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष की आयु से ही उन्होंने जो है वो वेट उठाना शुरू कर दिया था। कर्णम मल्लेश्वरी कितना भार उठा सकती हैं एक बार में? वो कितना भार उठा सकती हैं एक बार में? वो 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं। उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टर है, वो भी वेट उठाने का ही काम करती हैं, मतलब वो भी एक वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट फिर दिया गया है ज्वाला, लीला, हीरा, इन तीनों लड़कियों के बारे में डिटेल दी गई है। और ये तीनों जो हैं वो कहाँ रहती हैं? ये तीनों मुंबई में रहती हैं। और ये तीनों क्या खेलती हैं? ये तीनों कबड्डी खेलती हैं, क्योंकि चैप्टर जो है वो कबड्डी के बेस्ड है, तो इसलिए इन तीनों का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि तीनों ही जो है वो कबड्डी खेलती थी, मतलब अब नहीं खेलती, पहले खेलती थी। और जो इन तीनों में से हीरा है, ये कबड्डी की कोच भी बनी थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर 11 है फुलवारी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? किसको कहा जाता है फूलों की घाटी? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। चमोली जिला, इसमें मेन चमोली जिला है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे जो है फूल खिलते हैं, तो इसी वजह से इसको फूलों की घाटी कहा जाता है।
मधुबनी, मधुबनी क्या है? मधुबनी एक चित्रकला है, पेंटिंग है, जिसकी कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? बिहार से। और इसी मधुबनी नाम क्यों कहा गया? इसको क्यों कहा जाता है मधुबनी? मधुबनी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, और ये पेंटिंग वहीं बनती है, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो वहीं से ही हुई। तो उसी जिले के नाम पर ही जो है वो इस पेंटिंग को नाम दे दिया गया मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? इसमें क्या करते हैं, चावल को जो है वो पीस लेते हैं, फिर उसमें रंग मिलाकर जो है उससे पेंटिंग बनाई जाती है। घर की दीवारों पर, फर्श पर जो है इससे पेंटिंग बनाई जाती है। और जो ये रंग होते हैं, चावल के पाउडर में रंग मिलाए जाते हैं, ये रंग जो है वो फूलों से, नील से, हल्दी से, पेड़ की पत्तियों से जो है बनाए जाते हैं, और फिर इन रंगों को जो है चावल के पाउडर में मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया जाता है, और फिर उस घोल से इस पेंटिंग को बनाया जाता है। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों को जो है दर्शाया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा।